गाइस, माय नेम इज़ संजीत कौर एंड आज हम इंट्रोडक्शन टू वेरिलॉग एचडीएल करने वाले हैं। तो वेरिलॉग डिराइव करा गया है लैटिन एंड ग्रीक रूट से, जिसका मतलब होता है ट्रुथ ऑफ योर आइडिया। ट्रुथ ऑफ योर आइडिया कि तुम क्या फॉर्म करना चाहते हो एक हार्डवेयर फॉर्म में। मीन्स कि हमें मान लो कि आपको ये आइडिया आया है कि मेरे को एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिससे मेरी लैपटॉप पे एक ऐसा फंक्शन परफॉर्म हो जाए जो मेरे को हेल्प करे एक डाटा ट्रांसमिट करने में। तो हम उसको कोड करेंगे, देन हम उसको चिप की फॉर्म में डिज़ाइन करेंगे एंड वो चिप हमारे लैपटॉप में लगेगी। देन हम उसको इजीली यूज़ कर सकते हैं। तो इसका हमने क्या यूज़ करा कि हमने हार्डवेयर फॉर्म में एक अपना आइडिया बिल्ड करा। सो यस गाइस, तो हमें HDL लैंग्वेज का मतलब क्या है और हम क्यों यूज़ करना चाहते हैं, और हम इसमें ये भी पढ़ेंगे कि HDL एंड C लैंग्वेज हो गई, जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेजेस होती हैं, उसमें क्या डिफरेंस होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा, हार्डवेयर टाइमिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन C एंड जावा। जो हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज जो होती है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड रोल आता है टाइमिंग्स का। टाइमिंग्स का कैसे रोल आता है ये मैं बताती हूँ आप, कि आपने कभी नोटिस करा है कि जो सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में कभी भी 5 नैनो सेकेंड्स या 10 नैनो सेकेंड्स के बाद हमारा कोई सिग्नल चेंज हो रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होगा। बट हार्डवेयर डिस्क्रिप्टेड लैंग्वेज मतलब जो हमारी कोडिंग होती है वेरिलॉग की, उसमें क्या होएगा कि मेरा 5 नैनो सेकेंड्स या 10 नैनो सेकेंड्स के बाद मेरा सिग्नल चेंज करता है, मेरे सिग्नल का बिहेवियर्स भी चेंज करते हैं आफ्टर और टाइम। तो टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है वेरिलॉग में। सेकेंड इज टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट डिज़ाइन। इसका क्या मतलब है कि मैंने एक बार कोई कोड बना दिया वेरिलॉग में, उसके बाद मैं उसको कहीं पर भी यूज़ कर सकती हूँ। मैंने उसका एक एसिक चिप में इंटीग्रेट कर दिया, उसको मैंने FPGA में इंटीग्रेट कर दिया, CPLD में कर दिया, तो वो मैं कर सकती हूँ ईजीली। मतलब मेरे को दोबारा एक बोर्ड के लिए स्पेसिफिकली मेरे को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है उसे दोबारा से, कि मेरे को FPGA में अलग से उसको दोबारा से रीडिज़ाइन करके उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, या मेरे को एसिक में दोबारा से रीडिज़ाइन करके इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता। एंड थर्ड पॉइंट इज मोर रीडेबल देन स्कीमेटिक्स। अब स्कीमेटिक्स में बनाऊँ कि मैं हर एक ट्रांजिस्टर को अपने हाथ से वायरिंग कर रही हूँ, तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, एक कोडिंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं जिसमें हम इजीली अपना एक कोड लिख देते हैं स्पेसिफिक, देन उसको हम दोबारा से इंस्टेंशिएट करके यूज़ कर सकते हैं। वेरिलॉग में बहुत तरह के डिज़ाइंस भी होते हैं, बहुत तरह की मॉडलिंग्स भी होती है। जैसे कि हम वेरिलॉग को बहुत सारे स्टाइल्स में भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये है, जैसे कि हो गया बिहेवियरल, स्ट्रक्चरल और मिक्स्ड। मतलब टाइप्स ऑफ मॉडलिंग भी होती है वेरिलॉग में। जैसे कि बिहेवियरल मॉडलिंग में क्या होएगा कि हम अभी आगे जाकर हम एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स भी पढ़ेंगे कि हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्या होते हैं। ये भी पढ़ेंगे हम आगे। तो बिहेवियरल मॉडलिंग में क्या होता है कि हम इजीली अपने कोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट एनी कम्प्लेक्सिटी की। जैसे कि उसमें बिहेवियरल मॉडलिंग में क्या होएगा कि मैं एक मिनट बताती हूँ। बिहेवियरल मॉडलिंग में क्या होएगा कि मेरी मेरे मैंने एक एंड गेट का कोड लिखा है बेसिकली, तो मेरे को इसको बार बार शो करने की ज़रूरत नहीं है।
अब ये तब यूज़ आती है जब मेरे को कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि मेरे को कोई सीपीयू का डिज़ाइन बनाना है, तो उसमें बिहेवियरल मॉडलिंग सबसे बड़ा रोल प्ले करती है कि मेरे को इतना ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी नहीं करनी पड़ेगी, मैं नॉर्मली अपना इंस्टेंशिएट करके अपना कोड ईजी बना सकती हूँ। बट स्ट्रक्चरल मॉडलिंग में क्या होगा कि मेरे को एक ट्रांजिस्टर लेवल तक जाना पड़ेगा, एन मॉस पी मॉस ट्रांजिस्टर लेवल तक जाकर मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा अपने को। तो इसमें वेरीलॉग में हमारे पास ये एक बेनिफिट होता है कि हम अपनी मर्जी से कोड को डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए या हमें कम कॉम्प्लेक्सिटी में चाहिए, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम इजीली बिल्ड कर सकते हैं। और वेरीलॉग में हम सिमुलेशन एंड सिंथेसिस तो सपोर्ट करता ही है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे इन ब्रीफ। तो अब हम आगे आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, दैट इज डिज़ाइन अप्रोचेस। तो डिज़ाइन अप्रोचेस क्या होते हैं? दो तरह के डिज़ाइन अप्रोच होते हैं, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। ये भी मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करूंगी, इससे पहले हम ये पढ़ते हैं राइट वंस इम्प्लीमेंट एनीवेयर। इसका क्या मतलब है कि मैंने एक बार, जैसे मैंने अभी समझाया कि बिहेवियरल मॉडलिंग में क्या है कि अगर मेरे को कोई कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाना है, जैसे सीपीयू हो गया, तो मेरे को उसको बार बार हर एक ट्रांजिस्टर को शो करने की ज़रूरत या हर एक गेट को शो करने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक बार मैंने बना लिया, उसके बाद मैं उसको इंस्टेंशिएट कर सकती हूँ, मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ कहीं पर। सो टॉप डाउन अप्रोच क्या होता है? टॉप डाउन, आपने कभी माइनक्राफ्ट गेम खेली है? तो उसमें क्या होता है कि हमें एक सर्वाइवल गेम है वो, तो उसमें एक घर बनाते हैं हम अपने। आपने कभी घर बनाया हो तो वो घर के पहले हमने एक घर बनाया और फिर उसके अंदर हमने रहने के लिए, चलो मेरे को मान लो कि मेरे को चाहिए एक टॉर्च चाहिए, मैंने टॉर्च बनाई। फिर उसके बाद मेरे को चाहिए कि इसके अंदर मेरे को एक बेंच चाहिए, तो मैंने वो बनाई। तो ये क्या हो रहा है कि मैंने पहले एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाया, मैंने पहले एक घर बना लिया, फिर उसके अंदर मैंने उसका छोटा छोटा फर्नीचर बनाया ताकि मैं उसमें रह पाऊँ, मैं उसको उसके अंदर सस्टेन कर पाऊँ। बट ये होता है टॉप डाउन अप्रोच, इसको हम कहते हैं टॉप डाउन अप्रोच। इसका एग्जांपल भी यही है कि सीपीयू एज अ मेन ब्लॉक, कि मैंने पहले सीपीयू को लिया, फिर उसको ब्रेक करा पार्ट्स में कि फेच, डिकोड, एग्जीक्यूट एंड राइट बैक। तो ये हुआ टॉप डाउन अप्रोच कि मैंने पहले बड़ी चीज़ से स्टार्ट करा, फिर उसके बाद मैंने उसको तोड़ तोड़ के छोटी चीज़ों में ब्रेक करा। और नेक्स्ट आती है हमारी बॉटम अप अप्रोच। इसमें क्या होता है कि मैंने क्या करा, पहले छोटी चीज़ों को लिया, देन उसको प्रोसीड करके बड़ी चीज़ में कन्वर्ट करा। जैसे कि मैंने वही जो माइनक्राफ्ट में घर बनाया था, मैंने पहले घर नहीं बनाया, मैंने पहले बेंचेस बनाई एंड फर्नीचर बनाया उसका, देन उसके बाद मैंने घर बनाया, उसके अंदर शिफ्ट करा फिर फर्नीचर। तो ये हो गई मेरी मेरी बॉटम अप्रोच, जिसमें मैंने पहले छोटी चीज़ों के साथ शुरू करा, फिर उसके बाद धीरे धीरे बड़ी चीज़ के साथ ख़त्म करा। स्टार्ट विद द स्मॉल ब्लॉक्स, लाइक मैंने एडर, मल्टीप्लेक्सर, रजिस्टर के साथ शुरू करा, फिर उसके बाद मैंने उसको लार्जर मॉड्यूल्स में इंटीग्रेट करा, देन फाइनली मेरा सिस्टम बिल्ड हो गया। सो इसमें कंपाइलेशन सी वर्सेस वेरिलॉग, मैं इसमें ये बताना चाहती हूँ कि क्या हमारा सॉफ्टवेयर एंड जो मेरी वेरिलॉग हार्डवेयर डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज है उसमें क्या डिफरेंस आता है जब मैंने उसमें कोड रन करना है, तो उसमें क्या डिफरेंस आया। तो मैं उसमें अभी मैं इस स्लाइड में वही डिस्कस करूँ। तो सी लैंग्वेज का फ्लो क्या होता है? पार्सर होता है, पहले एक पार्सर होता है। पार्सर क्या करता है? पहले मेरे कोड को ये रीड करेगा,
देन ये चेक करेगा सिंटेक्स को, फिर उसके बाद ये भेजेगा कोड जनरेटर में। कोड जनरेटर क्या करेगा, ये मेरे कोड को मशीन इंस्ट्रक्शंस में कन्वर्ट करेगा। देन आता है लिंकर। लिंकर क्या करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में जो लाइब्रेरीज दी होंगी सी के लिए, सी की जो लाइब्रेरीज दी होंगी कि ये वाली यूज आएगी, उसको ये लिंक करेगा मेरे कोड के साथ। देन एग्जीक्यूटेबल। एग्जीक्यूटेबल क्या करेगा, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल्स में कन्वर्ट करेगा। मान लो .exe, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल में कन्वर्ट करेगा इसे, ताकि वो ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कर पाए। तो उसके बाद मेरी कमांड जाएगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, देन ये हार्डवेयर में रन कर सकते हैं, इजीली हमें आउटपुट शो हो जाएगा। वैसे ही वेरीलॉग में होता है, बट थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें। जैसे कि सेम पार्सर पहले रीड करेगा कोड को, देन उसके बाद सिंटेक्स चेक करेगा, देन उसके बाद मॉडल जनरेटर क्या करेगा, ये मेरे कोड को एक इंटरनल डाटा मॉडल में कन्वर्ट करेगा। इंटरनल डाटा मॉडल का मतलब ये है कि ये एक इमेज की फॉर्म में स्टोर करेगा हार्डवेयर, मेरे कंप्यूटर की मेमोरी में। तो देन आता है इलेबोरेटर। इलेबोरेटर जैसे कि लिंकर काम करता है, वैसे ही इलेबोरेटर का काम होता है। इलेबोरेटर क्या करेगा कि मेरी हायरार्की है और मैंने पैरामीटर्स दिए हैं, इन सब को ध्यान रखकर ये रिजल्ट निकालेगा, सिमुलेटर को भेजेगा। देन उसके बाद सिमुलेटर इसको ऑपरेटिंग सिस्टम में भेजेगा, देन वो इजीली मेरा हार्डवेयर में रन हो जाएगा। तो इसमें मेन डिफरेंस यही था कि मेरा मॉडल जनरेटर एक कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर करता है एज अ इमेज फॉर्म में, जो मेरा वेरीलॉग का कोड है उस। मेरा नेक्स्ट टॉपिक है लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन को समझने से पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ये होता है कि मीन्स हाइडिंग द कम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शोइंग ओनली एसेंशियल फीचर्स। इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये है कि मैंने एक अपने कोड को एक इजी फॉर्मेट में भेजा, शो करा, रैदर देन उसको कम्प्लेक्सिटी फॉर्म शो करने के लिए। अब अब मान लो आपको भूख लगी है, तो आप ये नहीं देखोगे क्या सब्जी में क्या डला है क्या नहीं डला, आप उसको खा लोगे। तो इसमें हम ये नहीं देख रहे कि हम बस अपने यूसेज के अकॉर्डिंगली बस यूज़ कर रहे हैं उसे और उसको डिफाइन कर रहे हैं, हम उसके अंदर कॉम्प्लेक्स चीज़ों में नहीं जा रहे हैं। तो वैसे ही होता है हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एंड लोअर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। तो हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन में आती है वेरीलॉग। जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम ट्रांजिस्टर लेवल तक नहीं जाते हैं। जैसे ओल्डर लैंग्वेजेस में यही होता था कि हम ट्रांजैक्शन लेवल तक जाते थे। जैसे कि मैंने एक ड्रॉ करा पूरा ट्रांजिस्टर लेवल स्कीमेटिक फॉर एन एंड गेट, हर बार उसको यूज़ करने से पहले मैं उसको स्कीमेटिक बना रही हूँ, तो वो रिलायबल एंड रीयूजेबल नहीं है बिल्कुल भी। अब मेरे को कोई कम्प्लेक्स डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि सीपीयू बनाना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को बार बार ट्रांजिस्टर लेवल तक जाना पड़ेगा, जो रिलायबल बिल्कुल भी नहीं है।
तो इसलिए हमारी वेरिलॉग लैंग्वेज यूज़ होती है, जो एक रिलायबल एंड रीयूजेबल लैंग्वेज है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एंड कम्प्लेक्स डिटेल्स को अवॉइड करके इजी लैंग्वेज में शो कर सकते हैं। तो लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शंस में मेरा बिहेवियर लेवल, डाटा फ्लो लेवल, गेट लेवल एंड स्विच लेवल। मैंने जो बताया था स्टार्टिंग में कि डिफरेंट लेवल ऑफ मॉडलिंग होती है वेरिलॉग में, तो मेरा बिहेवियर लेवल एक हाई लेवल एल्गोरिदम है, मतलब हाई लेवल एब्स्ट्रैक्शन लेवल है, क्योंकि मैं उसमें कम्प्लेक्स डिटेल्स को कुछ ज़्यादा ही इजी फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। उसके ये सबसे हाई लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होता है। देखो, दो तरीके की चीज़ें होती है, एक होता है ब्लैक बॉक्स एंड एक होता है वाइट बॉक्स। ब्लैक बॉक्स ये होता है कि मैंने एक मेरा ब्लैक बॉक्स है, इसमें मेरा एक इनपुट गया और आउटपुट आ गया, उसके अंदर की क्या चीज़ें हुई, क्या डिटेल्स हुई, इसके बारे में मेरे को इतना नहीं पता। तो मेरा जो बिहेवियर लेवल है वो एक ब्लैक बॉक्स की तरह है, और मेरा डाटा फ्लो लेवल भी ब्लैक बॉक्स में ही आता है। बट जो बट जो गेट लेवल है एंड स्विच लेवल है, ये सारे वाइट बॉक्स के लेवल पे आते हैं, बिकॉज इसके अंदर की डिटेल्स मेरे को, इस बॉक्स के अंदर की डिटेल्स मेरे को पता होती हैं कि मैं इसमें क्या, मेरा फंक्शन कैसे फंक्शन हो रहा है, कैसे फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, कैसे डिज़ाइन चल रहा है, कैसे मेरा इनपुट से आउटपुट पे जा रहा है, ये सब इसमें डिफाइन होता है अच्छे से। इस पे गेट लेवल तक जाता है एंड और एक्सॉर, ट्रांजिस्टर लेवल पे जाता है स्विच लेवल वाला एकदम ट्रांजिस्टर लेवल तक जाता है, जिसमें एनमॉस एंड पीमॉस भी रिप्रेजेंट होते हैं हमारे। तो आपने कभी नोटिस करा होगा कि मेरा लैपटॉप में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, तो उन पोर्ट्स में कनेक्ट करने पे मेरा एक फंक्शन परफॉर्म होता है। तो वो कैसे होता है, उसके पीछे बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब इंडस्ट्री में जाने के बाद हमें बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पे काम करना पड़ता है। तो वो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं एग्जैक्टली, वो ये होते हैं कि उसके, हाँ, पहले एक डिज़ाइन होता है, उसको आगे बहुत सारे फंक्शनैलिटी टेस्ट करते हैं उसको कि अच्छा मैंने यूएसबी कनेक्ट कर दी, तो यूएसबी कनेक्ट करने के बाद उसको क्या फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, कैसे उसको लैपटॉप को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कनेक्ट करने के बाद। तो ये करने से पहले उसके पीछे बहुत सारा वर्क होता है, डिज़ाइनिंग होती है, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन होती है, फिर उसके बाद सिंथेसिस होता है, देन जाके फैब्रिकेशन होती है एक चिप की। तो हम एब्स्ट्रैक्शन लेवल्स पढ़ रहे थे, तो हमने पढ़ लिया कि बिहेवियर, डाटा फ्लो, गेट एंड स्विच लेवल। तो हम आगे ये पढ़ेंगे कि ऑलवेज इफ एंड केस बिहेवियर के केस में यूज होते हैं, और डाटा फ्लो के केस में असाइन स्टेटमेंट्स यूज होती हैं ज़्यादातर, एंड गेट लेवल में मैंने बता ही दिया, एंड और एक्सॉर गेट्स के लेवल पे काम होता है, और ट्रांजिस्टर लेवल पे होता है स्विच लेवल। सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कन्वेक्शंस। तो कन्वेंशंस में क्या है कि
एक वेरिलॉग मॉड्यूल है, वेरिलॉग मॉड्यूल जो मेरा वेरिलॉग की लैंग्वेज है, आपको समझाती हूँ ऐसे। जो मेरी वेरिलॉग है, इसमें सबसे बड़ा रोल आता है मॉड्यूल का। मॉड्यूल मेरा हार्डवेयर को रिप्रेजेंट करता है। मैं कुछ भी वेरिलॉग का कोड लिखूंगी तो वो इस मॉड्यूल के अंदर ही लिखूंगी। तो वैसे ही यहाँ पर लिखा है कि मॉड्यूल डिस्क्राइब्स द बाउंड्रीज मॉड्यूल एंड मॉड्यूल। तो मेरे को कोई कोड लिखना है तो वो लिखा जाएगा मॉड्यूल, और लास्ट में जब हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स लिखेंगे उसके बाद लिखेंगे एंड मॉड्यूल। तो इसके अंदर ही सब आएंगे मेरी स्टेटमेंट्स कि क्या फंक्शन परफॉर्म करना है, क्या नहीं करना है, तो ये इसके अंदर ही आएगा सब। फिर उसके बाद इसके साइड में हमारे पोर्ट्स भी डिफाइन होते हैं कि मेरा इनपुट पोर्ट है, आउटपुट पोर्ट है या इन आउट पोर्ट है, क्या कौन से पोर्ट्स है वो भी डिफाइन होते हैं यहाँ पर। और मेरा एक मेन पॉइंट है कि वाई नेस्टिंग ऑफ मॉड्यूल इज नॉट अलाउड इन वैल्यू। वाई? तो इसका आंसर ये है कि अगर मेरा वेरिलॉग वैसे यूज ही क्यों आ रहा था, क्योंकि वो एक रिलायबल सोर्स है एंड एक रीयूजेबल है। हम रीयूज करके बहुत कम्प्लेक्स चीज़ों को एक सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए हमारा वेरिलॉग हम लिखते हैं कोडिंग में। और मान लो कि मेरे को नेस्टिंग करी मैंने, तो इसका क्या मतलब होएगा, मैं मॉड्यूल के अंदर एक दूसरा मॉड्यूल लिख रही हूँ जो जो इसका मतलब ये होएगा कि मैं एक हार्डवेयर के अंदर दूसरा हार्डवेयर इंटीग्रेट कर रही हूँ। तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि मेरा ये जो मॉड्यूल है एक हार्डवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैं उसके अंदर एक और अपना हार्डवेयर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। और मेरा फिर यूज़ भी, अगर मान लो कि होता तो मेरा इसका यूज़ भी नहीं आता, क्योंकि ये एक तो रीयूजेबल की फॉर्म में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं एक एक ही हार्डवेयर को मेरे को इतना ही कम्प्लेक्स बनाना था, तो मेरे को क्या यूज़ आया वेरिलॉग का। मेरे पास है कि मैं इंस्टेंशिएट कर सकती हूँ दूसरे मॉड्यूल की चीज़ों को, तो वो कर सकते हैं, बट एक दूसरे हार्डवेयर जो पूरा बना हुआ है उसको एक इंटीग्रेट नहीं कर सकते इसके अंदर, क्योंकि वो रिलायबल नहीं होएगा एंड यूजेबल नहीं होगा। तो ये वेरिलॉग का फ्रेमवर्क है, जैसे मैंने बताया अभी। पहले हम मॉड्यूल लिखते हैं, पहले हम मॉड्यूल लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लिखते हैं मॉड्यूल का नाम, कि मेरे को हार्डवेयर का क्या नाम रखना है अपने। फिर उसके अंदर आती है मेरी पोर्ट्स, ये होते हैं पोर्ट्स, कि मेरे को इनपुट पोर्ट्स करने हैं। ये मेरे, मान लो कि मेरा एक्स एंड वाई इनपुट पोर्ट्स है। अभी हम आगे पोर्ट्स वो डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद जो जेड है वो है आउटपुट पोर्ट, मान लो अभी के लिए। तो मैंने ये डिफाइन कर दिया। यहाँ पर हम इसके अंदर भी डिफाइन कर सकते हैं एंड हम यहाँ पर भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इनपुट है हमारा एक्स एंड वाई एंड आउटपुट है जेड। फिर उसके बाद हमें जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करनी है वो स्टेटमेंट्स लिखेंगे। देन आता है एंड मॉड्यूल। तो ये पूरा वेरिलॉग का फ्रेमवर्क है कि कैसे हमें कोड लिखना है। तो हमें आगे ऐसे ही कोड लिखना है इसी फ्रेमवर्क से। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मॉड्यूल इंस्टेंशिएशन। तो मैंने अभी यही बताया कि हम अपने कोड को रीयूज कर सकते हैं इजीली इंस्टेंशिएट कर। तो it means creating a copy called instance of a module from its definition.
इन वेरिलॉग यू कैन नॉट डिफाइन अ मॉड्यूल इनसाइड अनदर मॉड्यूल, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस करा था, बट यू कैन यूज वन मॉड्यूल इनसाइड अनदर बाय इंस्टेंशिएटिंग इट। तो मैं इजीली इंस्टेंशिएट कर सकती हूँ कि मेरे को, मान लो कि मेरा एक एंड गेट का बना, एक मॉड्यूल में मेरा एंड गेट बना हुआ है, तो मेरे को बार बार उसको नहीं शो करना अपने कोड में। तो मैं बस इसको इस मॉड्यूल में इंस्टेंशिएट कर दूंगी, तो इजीली मैं इसको यहाँ पर यूज़ कर सकती हूँ, मेरे को दोबारा से इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी हम पहला अपना वेरिलॉग का कोड लिखेंगे। तो पहले हम लिखेंगे तो जैसे मैंने बताया कि पहले हम लिखेंगे मॉड्यूल, फिर उसके बाद ये है मॉड्यूल नेम, फिर उसके बाद ये स्टेटमेंट है इनिशियल, ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए हमें कभी भी कोई कोड लिखना है तो हम उसको स्टेटमेंट्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इनिशियल स्टेटमेंट है वो जीरो सिमुलेशन टाइम पे चलती है हमेशा। इनिशियल स्टेटमेंट हमेशा जीरो सिमुलेशन टाइम पे चलती है। फिर इसके अंदर हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपना हेलो वर्ल्ड, तो हमेशा हेलो वर्ल्ड से हम पहला कोड स्टार्ट करते हैं, तो इसमें भी वेरिलॉग में भी पहले हेलो वर्ल्ड ही स्टार्ट करेंगे। तो हमने पहले लिखा मॉड्यूल, फिर मॉड्यूल का नाम, फिर इनिशियल स्टेटमेंट, देन उसके बाद डिस्प्ले फंक्शन, इसके अंदर मैंने रिप्रेजेंट करा है हेलो वर्ल्ड स्ट्रिंग्स में, देन एंड मॉड्यूल। हमें कभी भी अपने कोड को ख़त्म करना है तो लास्ट में हमें लिखना होता है एंड मॉड्यूल। तो सिमुलेशन क्या होता है? सिमुलेशन, ये देखो यहाँ पर डायग्राम में, सिमुलेशन मेरा एक वेरिलॉग का मॉड्यूल है और एक टेस्ट बेंच है, इसके थ्रू मेरा आ रहा है रिजल्ट। तो टेस्ट बेंच क्या होता है? तो टेस्ट बेंच एक स्पेशल पीस ऑफ वेरिलॉग कोड होता है, रिटन ओनली फॉर सिमुलेशन। ये सिंथेसाइजेबल नहीं होता। इसका यूज़ क्या आता है कि मेरे को अपने कोड में, मेरा जो वेरिलॉग का मॉड्यूल है, मैंने अगर कोई कोड लिखा मॉड्यूल के अंदर, मैंने स्टेटमेंट लिखा कि मेरे को ये सब परफॉर्म करना है, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, मैंने ये सारी स्टेटमेंट्स लिख दी, मेरे को ये सारे फंक्शन परफॉर्म करने हैं, तो ये मेरा क्या होएगा? ये होता है ड्यूटी। अब मेरे को इसको, इसकी फंक्शनैलिटी को चेक करना है, तो मैं कैसे करूँगी कि मैं इसके अंदर, हमें कभी भी किसी फंक्शनैलिटी को चेक करना है कि कुछ सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो जैसे मान लो कि मैंने एक बल्ब लगाया है और एक स्विच, तो मेरे को चेक करना है कि वो बल्ब चलता है या नहीं चलता। तो मैं कैसे करूँगी कि मैं स्विच को ऑन करूँगी। अबाउट द टेस्ट बेंच, मैंने बताया था कि जैसे कि कोई स्विच है, मेरे को कैसे चेक करना है कि मेरा बल्ब काम कर रहा है नहीं कर रहा, तो मैं स्विच को ऑन ऑफ करके टेस्ट कर सकती हूँ। बट यहाँ पर कैसे करूँगी मैं वेरिलॉग में? तो वेरिलॉग में टेस्ट करने के लिए मेरा आता है टेस्ट बेंच। इसमें हम दे, टेस्ट बेंच क्या होता है? एक इनपुट स्टिमुलस, इट गिव्स द इनपुट स्टिमुलस टू द ड्यूटी। ये ड्यूटी में इनपुट स्टिमुलस देगा। फिर ये ड्यूटी क्या होता है? डिज़ाइन अंडर टेस्ट, डिज़ाइन अंडर टेस्ट। मैंने जो डिज़ाइन बनाया मैं उसको टेस्टिंग कर रही हूँ इनपुट स्टिमुलस देकर। फिर उसके बाद सिमुलेटर में जाता है और हमारा रिजल्ट निकल आता है। जैसे कि हम बल्ब में देख रहे थे कि स्विच के थ्रू हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसकी फंक्शनैलिटी सही से परफॉर्म कर रही है नहीं कर रही। वैसे ही हम अपने कोड में भी चेक करने के लिए कि जो हमने फंक्शनैलिटी अचीव करनी थी वो हम अचीव कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे, तो हम ये ऐसे कर सकते हैं ड्यूटी एंड टेस्ट बेंच के थ्रू।
सिंथेसिस क्या होता है? सिंथेसिस कन्वर्ट्स आरटीएल into एक्चुअल हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन। अब मेरा सारा काम हो गया कि मैंने फंक्शनैलिटी उसकी चेक कर ली, मैंने देख लिया कि मेरे को जो डिज़ाइन को अचीव करना था वो कर लिया मैंने अचीव, और जो मेरी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स थी कि मेरे को मेरी क्लाइंट को ये रिक्वायरमेंट थी कि मेरा जो चिप है, जो मैंने चिप बनाना है, उसकी फंक्शनैलिटी वैसे परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है जैसे मेरे को चाहिए। तो ये सब करने के बाद मैं सिंथेसिस कर सकती हूँ कि मैं अपने आरटीएल के कोड को एक्चुअल हार्डवेयर में इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। तो ये होता है सिंथेसिस करना। और हम आउटपुट को, जैसे मैंने पहले बताया था कि वेरिलॉग के आउटपुट को हम एक बार लिख दिया, उसको हम किसी भी टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट कर सकते हैं। मेरे को इसके एसिक स्पेसिफिक या एफपीजी स्पेसिफिक उसको बार बार रिकोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो वैसे ही मैंने इसको एसिक मेरे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि मेरे को एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट बनाना है, कि मेरे को मेरे यूज़र ने एक ऐसा चीज़ मांगी है कि मेरे को इसी एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग इसको काम करना चाहिए, तो वो बना सकती हूँ मैं, और एफपीजे पे भी डाल सकती हूँ। तो अब हम आगे बढ़ेंगे कि वेरिलॉग की सिंटैक्स। कमेंट्स, पहला है कमेंट। तो कमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, आगे जाकर जब आप कोड लिखोगे तो आपको पता लगेगा कि कमेंट कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं। मैंने कोई कोड लिखा है, मैंने जैसे कि मान लो कोई कोड लिखा, तो मेरे को, मैं आई बाद में, एक हफ्ते बाद आई देखने के लिए कि ये कोड मैंने किस लिए लिखा था, और इस लाइन, ये लाइन का क्या मतलब था मेरा उस टाइम पे, जो मेरे को उसकी फंक्शनैलिटी बनानी थी उसको क्या मतलब था। तो वो काम करता है कमेंट्स। मैं वेरिलॉग में कमेंट्स डाल सकती हूँ हर लाइन के आगे। जैसे कि मान लो कि मेरे को एक स्टेटमेंट है मेरी, इसके आगे मेरे को एक सिंगल लाइन का कमेंट डालना है कि दिस परफॉर्म दिस फंक्शनैलिटी, तो मैं इजीली डबल स्लैश से डाल सकती हूँ। और अगर मेरे को मल्टी लाइन कमेंट्स डालने हैं तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं, स्टार स्लैश। उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए, कि मेरे को इतना 2-3 लाइनों का कोई कमेंट डालना है तो उसके लिए मल्टी लाइन वाले के लिए ये यूज़ करेंगे हम, और एक लाइन के लिए हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे। अब वाइट स्पेसेस क्या होते हैं? तो वाइट स्पेसेस, हमें पता है कि जो हमारे स्पेसेस होते हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे वेरिलॉग के कोड में। जैसे कि मान लो कि मैंने 2 स्पेस छोड़कर कुछ अपनी लाइन लिखी है, तो ये लाइन इग्नोर हो जाएगी, इसका कुछ मतलब नहीं है इसमें। बट अगर मैं इसको एक स्ट्रिंग के अंदर लिखती हूँ तो ये ऐसे ही प्रिंट होएगा, कि मान लो अगर मैंने ऐसे लिखा होता, स्पेस देकर कुछ हेलो, तो ये ऐसे स्पेस देकर ही प्रिंट होता, ये ऐसे जॉइन में प्रिंट नहीं होता, ऐसे जॉइन में प्रिंट नहीं होता, ये स्पेस में प्रिंट होता, लाइक दिस। तो अगर मैं अपना कुछ लाइन ऑफ कोड लिखने से पहले कुछ स्पेसेस डाल रही हूँ तो इसका कुछ यूज़ नहीं है, बट अगर मैं कुछ स्ट्रिंग के अंदर इंटेंशनली डाल रही हूँ कि मेरे को स्पेस चाहिए तो उसका इफेक्ट पड़ेगा। अब आता है थर्ड, ऑपरेटर्स। बहुत तरह के ऑपरेटर्स होते हैं वेरिलॉग में। एक होता है यूनरी। यूनरी मतलब इसमें एक सिंगल ऑपरेंड होता है, दिस इज सिंगल ऑपरेंड। एंड दिस इज ऑपरेटर। मान लो कि मेरे को एक बिटवाइज करना है, मेरे को बिटवाइज करना है इसका, इस बाइनरी
नंबर का मेरे को बिटवाइज करना है, तो मैं नॉर्मली इसके आगे ये कर दूंगी, ये ऑपरेटर लगा दूंगी, तो मेरा रिजल्ट ऐसा आ जाएगा। मेरे को दो ऑपरेंड की इसमें नीड नहीं है, क्योंकि मेरे को एक सिंगल बाइनरी ऑपरेंड में ही अपना ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वैसे आता है सेकेंड में बाइनरी। तो बाइनरी ऑपरेटर का क्या काम होता है, ये अपीयर करता है बिटवीन टू ऑपरेंड्स। एक, मान लो कि मेरे पास दो ऑपरेंड है y एंड z, y एंड z मेरे पास दो ऑपरेंड्स है। मेरे को इनके बीच में कोई फंक्शन परफॉर्म करना है, मेरे को कोई ऑपरेटर इसमें डालना है कि मेरे को और करना है इन दोनों का। तो मैं सिंपली इसमें ऐसे ऑपरेटर डाल दूंगी और इसका और ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो ये होता है बाइनरी ऑपरेटर, जिसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं। एंड नेक्स्ट थर्ड में आता है हमारा कंडीशनल ऑपरेटर्स, दैट इज टर्नरी ऑपरेटर्स। ये कंडीशनल, इसके नाम से पता लग रहा है कि कंडीशन होती है इसके अंदर। जैसे जैसे कि मेरी एक ये कंडीशन है और मेरे को ये बताएगा क्वेश्चन मार्क कि मेरे को ट्रू है या ये प्रेजेंट करता है ट्रू को और ये रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को। तो मैंने पहले x इज इक्वल टू, मुझे ये पता करना है कि मेरा y बड़ा है 5 से या नहीं। तो और मेरे को एक ही स्टेटमेंट में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मेरा टर्नरी ऑपरेटर यूज में आता है कि मेरे को बड़ा से कुछ इफ एल्स लगाने की जरूरत नहीं है। मैं नॉर्मली इसको एक ही स्टेटमेंट में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो उसके लिए टर्नरी ऑपरेटर यूज आता है कि मेरे को इसका चेक करना है कि ये है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं अब साइज फॉर्मेट की तरफ। हमारे दो तरह के फॉर्मेट होते हैं, एक होता है साइज फॉर्मेट और दूसरा होता है अनसाइज फॉर्मेट। साइज फॉर्मेट में हम साइज इज रिटर्न टू स्पेसिफाई द नंबर ऑफ बिट्स इन द नंबर। हम साइज को रिप्रेजेंट करते हैं अपना नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर अपना साइज लिखा, फिर उसके बाद उसका बेस फॉर्मेट लिखा कि वो डेसिमल होना चाहिए, एंड उसके बाद मैंने नंबर लिखा कि क्या नंबर को रिप्रेजेंट करना है। तो ये होता है साइज फॉर्मेट। और एक दूसरा होता है अनसाइज फॉर्मेट, जिसमें हम लिखते हैं नंबर्स विदाउट बेस फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन। हम इसमें बेस फॉर्मेट नहीं लिखते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है इंटीजर a इज इक्वल टू 513। ये मेरा नॉर्मल नंबर है, इसमें मैंने स्पेसिफाई नहीं करा कि मेरा क्या बेस फॉर्मेट है। और इसमें मेरा बाय डिफ़ॉल्ट अगर मैं इसमें कुछ स्पेसिफाई नहीं करूँगी तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डेसिमल को लेगा, डेसिमल फॉर्मेट को लेगा। अनसाइज फॉर्मेट में। और एट लीस्ट इसमें 32 बिट होंगे एट लीस्ट। अगर मैं कुछ स्पेसिफाई नहीं करूँगी तो ये 32 बिट डेसिमल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपना। इसका एग्जांपल ये है 4567। दिस इज अ 32 बिट डेसिमल नंबर बाय डिफ़ॉल्ट। ये 32 बिट का डेसिमल नंबर होगा। और अब ये है कि HC5, दिस इज अ 32 बिट डेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर। इसमें मैंने रिप्रेजेंट करा h को, तो ये अपना भी इसको 32 बिट हेक्साडेसिमल नंबर ले लेगा। सो आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, हमें कोई भी, मान लो कि हमें अपने कोड में असाइनमेंट्स करने हैं,
मैंने असाइन करा ए को समथिंग, तो मेरे को कुछ जो नाम देने पड़ेंगे। ये नेम, ये सारे नेम्स देने के लिए वेरिलॉग में एक आइडेंटिफायर्स बनाया है, जिसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स हम दे सकते हैं, स्मॉल ए टू जेड एंड कैपिटल ए टू जेड, एंड 0 से 9 उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, अंडरस्कोर इंक्लूड कर सकते हैं एंड डॉलर साइन इंक्लूड कर सकते हैं। ये सारे हम इंक्लूड कर सकते हैं कोई भी नाम बनाने में। हमें कोई नेम बनाना है, इसको हमें कुछ असाइन करना है उसके लिए, तो वो इसके कोई रूल्स भी होते हैं। इसके रूल्स होते हैं कि वो जो वेरिएबल या कोई सिग्नल है उसका स्टार्टिंग डिजिट या डॉलर साइन से नहीं होना चाहिए कभी भी। कि मैं ऐसे लिख रही हूँ, जैसे एग्जांपल कि मैंने डॉलर वैर अंडरस्कोर ए लिख दिया, ये स्टार्टिंग डॉलर साइन से इनवैलिड होती है। वैसे ही इंटीजर हो गया वैर अंडरस्कोर ए, ये हमारा वैलिड है क्योंकि इसकी स्टार्टिंग हमने एक करेक्टर से करी है rather देन कोई डिजिट या अंडरस्कोर या डॉलर साइन। वैसे ही बी डॉलर ए आर अंडरस्कोर ए भी वैलिड होएगा हमारा, बट हमारा इंटीजर 23 इनवैलिड होएगा क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही 2 3 से हमने स्टार्ट कर दिया, इसे 2 से हमने इसको स्टार्ट कर दिया, तो ये होएगा हमारा इनवैलिड। और हमारा तीसरा पॉइंट ये है कि हम कभी भी कीवर्ड्स को एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे कीवर्ड, आपको आगे बताऊँ, जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं ये रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स होते हैं, और हम अगर इसको वेरिलॉग में अपने सिग्नल के लिए यूज़ करेंगे तो देयर कैन बी अ कंफ्यूजन, क्योंकि ये ऑलरेडी इनका कुछ मतलब है, इनको डिफाइन करा गया है बिकॉज दे हैव सम मीनिंग इन अ वेरिलॉग, तो ये प्री डिफाइंड होते हैं एंड इनका यूज़ करने का मतलब कुछ और होता है। तो अगर हम इसको अपने सिग्नल के लिए यूज़ करेंगे तो देयर कैन बी कन्फ्यूजन, तो वी डोंट हैव टू यूज़। तो ये सारे कुछ रिजर्व्ड आइडेंटिफायर्स हैं, ये सारे आपको लोअर केस में दिखेंगे, स्मॉल लेटर्स में दिखेंगे आपको, ये सारे हैं, और ये इन सबको आप आइडेंटिफायर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हो, अपने सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम इसे। तो नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है कि एक्स और जेड वैल्यूज़ क्या होती हैं। तो इन वेरिलॉग एक्स रिप्रेजेंट्स द अननोन वैल्यू, कि मान लो कि हमने कोई इनपुट दिया और हमने उसको स्पेसिफाई नहीं करा, तो वो उसका मतलब ये होएगा कि वो एक अननोन वैल्यू है जिसका वैल्यू नहीं पता हमें, तो वो होएगा एक्स। और जेड रिप्रेजेंट करता है हाई इम्पीडेंस वैल्यू, जैसे कि हमने देखा होगा कि वायर में जब हाई इम्पीडेंस होता है तो करंट फ्लो नहीं करता है, तो वैसे ही मान लो कि जेड वैसा ये एक वैल्यू है जो एक हाई इम्पीडेंस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका एग्जांपल ये है कि मैंने 12H24X लिखा, 12 बिट का मेरा हेक्साडेसिमल नंबर है, उसको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट करा 00100100। अब आगे की वैल्यू मेरे को नहीं पता कि वो 0 है या 1 है, तो उसको हमने एक्स से ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया कि ये अननोन है। तो वैसे ही वैल्यूज एंड सिग्नल स्ट्रेंथ इन वेरिलॉग होता है ये टॉपिक। इसमें क्या होता है कि वेरिलॉग सपोर्ट्स 4 वैल्यू लेवल्स, 0 लॉजिक, 0 फॉल्स कंडीशन, 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स कंडीशन को, एंड लॉजिक 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू कंडीशन को, कि मेरा सिग्नल अभी ऑन है, और 0 रिप्रेजेंट करेगा कि सिग्नल ऑफ है।
एंड अननोन क्या होगा, जो रिप्रेजेंट करेगा अनसर्टेनिटी है, कि मेरा जीरो भी हो सकता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया कि इसमें नहीं पता हमें कि इसमें जीरो या वन कुछ भी हो सकता है। मैंने भी बताया कि हमने सिग्नल्स में बताया नहीं, ये इनिशलाइज नहीं करा उसको, इनपुट में हमने स्पेसिफाई नहीं करा कि मेरे को क्या लेना है, जीरो लेना है या वन आना चाहिए उसका, तो वो अनसर्टेनिटी हुई। हाई इम्पीडेंस क्या होगा कि सिग्नल इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय एनीथिंग, मैं सिग्नल मेरा सिग्नल कहीं पर बीच में लॉस्ट हो गया और वो कहीं अब उसको आगे ड्रिवन ही नहीं करा गया। नेक्स्ट हमारा है नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर्स क्या होता है, इन वेरीलॉग नेगेटिव नंबर्स आर स्पेसिफाइड बाय पुटिंग अ माइनस साइन बिफोर द साइज ऑफ अ कांस्टेंट नंबर। तो हमें कभी भी अगर रिप्रेजेंट करना है नेगेटिव साइन को वेरीलॉग में, तो वो साइज से पहले लिखते हैं, जैसे कि मेरा ये है, तो ये रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव नंबर स्टोर्ड एज 8 बिट नेगेटिव नंबर। ये 8 बिट का है हमारा नेगेटिव नंबर है, जो हमने स्टोर करा गया है टूज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 के फॉर्म में। तो कभी भी नेगेटिव नंबर को हम कैसे हमें डिजिटल डिज़ाइन में पढ़ा होगा कि हमें नेगेटिव नंबर को कभी भी स्टोर करना है तो हम उसको एज अ टूज कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करते हैं, देन उसको स्टोर करते हैं। तो वैसे ही इसमें ये एक टूज कॉम्प्लीमेंट के फॉर्म में स्टोर करा गया है। और देखो जैसे कि ये हमने क्या करा है कि मैंने नंबर के आगे -3 लिख दिया और साइज के आगे नहीं लिखा, तो ये होगा इलीगल। हमें हमेशा साइज के आगे माइनस साइन लगाना। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वेरीलॉग डेटा टाइप्स। तो देयर आर मेनली टू डेटा टाइप्स इन वेरीलॉग, दैट इज रेग एंड वायर। वायर मीन्स नेट, वो रिप्रेजेंट करता है, वायर से हम मतलब इसके वर्ड से हम समझ पा रहे हैं कि ये रिप्रेजेंट करता है फिजिकल कनेक्शन बिटवीन, फिजिकल कनेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कि मेरे दो चीज़ों के बीच में एक कनेक्शन हुआ है एक वायर के थ्रू, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा नेट। और रेग रिप्रेजेंट करता है, इसके नेम से हम पता कर सकते हैं कि इसका मतलब है रजिस्टर, मतलब कि कुछ होल्ड करेगा। बट ये इम्पॉर्टेंट है समझना, बहुत सारे लोगों को एक गलतफहमी रहती है कि जो हमारा रेग है, रजिस्टर है, वो एक हार्डवेयर रजिस्टर है, वो एक हार्डवेयर रजिस्टर को प्रोड्यूस करेगा, पर ऐसा नहीं होता। वो बस एक होल्ड करता है वैल्यू को, इट डज नॉट प्रोड्यूस अ हार्डवेयर रजिस्टर इटसेल्फ। सो वायर का हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जैसे कि मान लो कि मैंने कुछ वैल्यू नहीं दी है, तो सिमुलेटर इसको बाय डिफ़ॉल्ट क्या इसकी वैल्यू लेगा, जेड। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि हाई इम्पीडेंस में क्या होता है, हमारा करंट फ्लो नहीं होता, वैसे ही वायर मान लो कि मेरा एक हाई इम्पीडेंस में है और इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो क्या होएगा, जेड हाई इम्पीडेंस। इसका मतलब क्या होएगा कि करंट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब कुछ वैल्यू नहीं दी तो करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो उस वो सिग्नल ड्रिवन ही नहीं हुआ, मतलब मैंने कुछ, मेरा करंट गया ही नहीं वहाँ पर, इस पॉइंट पर। यहाँ पे मेरा करंट गया ही नहीं, मेरा ट्रांसफ़र ही नहीं हुआ मेरा करंट, तो इसका मतलब यही हुआ ना। वैसे ही मेरा जो रह गया, इसमें मैंने कोई वैल्यू नहीं दी, तो इसका क्या मतलब हुआ कि कोई अननोन वैल्यू है, वो वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ज़ीरो भी हो सकती है या वन भी हो सकती है।
और ये कॉन्टिन्यूस ड्रिवन का क्या मतलब हुआ कि मेरी कोई वैल्यू स्टोर नहीं हो रही है, मेरा कॉन्टिन्यूसली चली जा रहा है। मैंने कुछ इनपुट दिया, वो उसी वक्त ही आउटपुट में शो हो गया। इनपुट दिया, वो आउटपुट में शो हो गया। कुछ स्टोर नहीं हो रहा उसमें, तो वो कॉन्टिन्यूसली ड्रिवन हो। हमारा नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पोर्ट असाइनमेंट्स। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजिंग लगता है एंड ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आगे जब हम कोड लिखेंगे तो उसमें ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत टाइम ऐसा लगे कि यार ये स्टेटमेंट में ये इनपुट इनपुट हो रहा था तो इसको रैग होना चाहिए या वायर होना चाहिए था, ये आउटपुट हो रहा था इसको रैग होना चाहिए था वायर होना चाहिए था। तो आपको कन्फ्यूजन हो सकती है उसके लिए। तो इसलिए इसका कंसेप्ट क्लियर होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमारे 3 तरह के पोर्ट्स हो सकते हैं, इनपुट, आउटपुट एंड इन आउट। इनपुट इंटरनली, यहाँ पर इनपुट इनपुट इंटरनली नेट होता है हमेशा। ये मैं आगे समझाऊंगी क्यों। इनपुट हमेशा इंटरनली नेट होएगा और एक्सटर्नली नेट और रेग दोनों हो सकता है। आउटपुट हमारे इंटरनली रेग होंगे या नेट होंगे, बट आउटसाइड वायर हो सकते, वायर ही होंगे हमेशा। ये नेट मीन्स नेट, वायर मीन्स नेट। और जो हमारा इन आउट है वो ओनली वायर डेटा टाइप का हो सकता है, ऑलवेज वायर इनसाइड एंड आउटसाइड। इनपुट है वो भी तो कहीं से आ रहा होगा, आउटसाइड से। जैसे मान लो कि टेस्ट बेंच से आ रहा है, एग्जाम्पल टेस्ट बेंच से मेरा कुछ इनपुट आ रहा है, तो वो हमारा रेग और वायर हो सकता है, बट उसको मेरे को ड्राइव करना है आगे। तो अगर मेरे को कोई चीज़ ड्राइव करनी है तो वो खाली वायर करता है, उसमें मेरे को कोई स्टोरेज या मेरे को कोई स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को नॉर्मली उसको ड्राइव करना है और आगे लेकर जाना है। तो वो हुआ इंटरनली। और आगे ये मेरा है आउटपुट। इसमें इंटरनली रेग और नेट हो सकता है एंड एक्सटर्नली नेट ही होएगा खाली। इंटरनली नेट इसलिए हो सकता है क्योंकि मैंने मॉड्यूल के अंदर कुछ स्टेटमेंट लिखी कि मेरे को ऑलवेज यूज़ करना है या मेरे को कोई स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है, तो उसके अंदर मेरा रेग ही यूज़ होएगा हमेशा। मेरे को स्टोर करना है, बट मेरे को अगर उसको एक्सटर्नली भेजना है तो मेरे को बस ड्राइव करना है, तो वो खाली वायर करता है। ड्राइव हमें बस डेटा को अपने ड्राइव करना है, तो वो बस वायर करता है। इन आउट में क्या है, वो बाई डायरेक्शनल है। इन आउट इज बाई डायरेक्शनल। तो मेरे को इनपुट देना है या आउटपुट देना है, ये वायर के फॉर्म में होगा, क्योंकि मेरे को ट्रांसमिशन करना है नॉर्मली, मेरे को स्टोर नहीं करना। मेरे को दोनों तरफ इन और आउट में ट्रांसमिशन करना है, तो ये वायर करेगा। इसमें रैक का कोई काम नहीं है। ये एग्जाम्पल है, मैंने असाइन स्टेटमेंट लिखी, इसमें मेरा वाई है आउटपुट और ए एंड बी है मेरे इनपुट्स। तो ए एंड बी मेरे हमेशा वायर ही होंगे, कि मैंने अभी बताया था। यहाँ पर मेरा बाहर से मान लो कि टेस्ट बेंच से कुछ इनपुट आया और मेरे को खाली उसको ड्राइव करना है, तो वो वायर के थ्रू होएगा। मेरे को उसको आगे ड्राइव करना है।
और ये है मेरा, जैसे कि मान लो कि मेरे टेस्ट बेंच में मेरे को इनपुट देना है। मैं टेस्ट बेंच है और मेरे को इनपुट देना है अपने मॉड्यूल को, तो वो मेरा रैक की फॉर्म में होएगा हमेशा। टेस्ट बेंच ड्राइव्स विद रैक ए बी वायर वाई एंड गेट। फिर उसके बाद मैंने लिखा ए कॉमा बी कॉमा वाई, ए एंड बी मेरे रैक हैं और मैंने इसको यूज़ करके मेरे कोड बना लिया। इसमें लिखा है ना कि इनसाइड ए एंड बी आर वायर्स and I can use rec to drive them because test bench sets them in time. ऐसे ही आउटपुट का एग्जांपल है। आउटपुट में क्या होता था? आउटपुट में हम इंटरनली रेग और नेट यूज़ कर सकते हैं एंड एक्सटर्नली हमेशा नेट ही यूज़ होएगा। एक्सटर्नली हमेशा नेट यूज़ होएगा क्योंकि मेरे को बस ड्राइव करना है। वैसे ही वायर आउट सिग्नल, रेग इन सिग्नल, माई मॉड्यूल U1 in signal and out signal, inside Y is a reg and outside out signal must be a wire to carry the driven value. तो यहाँ पर लिखा हुआ था कि असाइन स्टेटमेंट में हमेशा वायर यूज होएगा एंड इनसाइड एंड ऑलवेज ब्लॉक यूज रैग। ये ऐसा क्यों होता है? मैंने बोला अभी कि असाइन स्टेटमेंट में हमेशा वायर यूज होएगा और ऑलवेज ब्लॉक में हमेशा रैग यूज होएगा। ऐसा क्यों होगा? इसका आंसर ये है कि असाइन स्टेटमेंट हम यूज वायर के लिए करते हैं। वायर इज लाइक अ फिजिकल कनेक्शन, जैसे मैंने बताया, एंड इट डज नॉट स्टोर एनीथिंग, इट जस्ट कैरीज वट एवर इज ड्रिवन टू इट। और असाइन कीवर्ड खाली कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट के लिए यूज होता है। कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट मतलब कि मेरे को स्टोर नहीं करना, मेरे को बस कॉन्टिन्यूसली ड्रिवन करना है। मीनिंग द वायर ऑलवेज रिफ्लेक्ट द लॉजिक एक्सप्रेशन। मैंने कुछ एक्सप्रेशन दिया, बस उसका ऑपरेशन हुआ परफॉर्म एंड मेरा रिजल्ट आ गया, मेरे को स्टोर नहीं करना बार बार। बट ऑलवेज में क्या होता है? ऑलवेज में एक सेंसिटिविटी लिस्ट भी होती है। तो सेंसिटिविटी लिस्ट होती है ऑलवेज, ऑलवेज ब्लॉक में हमारी सेंसिटिविटी लिस्ट भी होती है। इसके अंदर हम ये चूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ये अवेलेबिलिटी होती है कि मेरे को तभी उस परफॉर्म करना है उस फंक्शन को जिसके अंदर लिखा होएगा, जो ऑलवेज के अंदर लिखा होएगा, मेरे को वो फंक्शन तभी परफॉर्म करना है जब ये सेंसिटिविटी लिस्ट के अंदर जो कंडीशन लिखी है वो ट्रिगर होएगी तब। तो इसमें मेरे को रेग की रिक्वायरमेंट रहेगी। और रेग इन वेरिलॉग डज नॉट मीन हार्डवेयर रजिस्टर, जो मैंने बताया था पहले कि इसका मतलब ये नहीं कि रजिस्टर हार्डवेयर बना रहा है, ये बस एक वैल्यू को होल्ड कर रहा है। इट मीन्स अ वेरिएबल दैट होल्ड्स अ वैल्यू until explicitly changed. Inside an always block you assign a value step by step. प्रोसीजरल असाइनमेंट भी कहते हैं हम इसे, ऑलवेज ब्लॉक को। दैट मीन्स द सिग्नल नीड्स मेमोरी टू रिमेंबर इट्स लास्ट वैल्यू, मस्ट बी रेक। तो मेरे को अब मेरे को ट्रिगर करना है और मैं ऑलवेज ब्लॉक का मतलब क्या है? ऑलवेज मतलब ये बार बार चलेगा। बट ये जो कॉन्टिन्यूस असाइनमेंट वाला होएगा वो एक ही बार चल के बस खत्म। बस ऑलवेज, पर ऑलवेज में मेरे पास ये अवेलेबिलिटी है कि मैं इसको बार बार यूज़ कर सकती हूँ, मैं बार बार इसको स्टेटमेंट को चेंज कर सकती हूँ, मैं वैल्यू को चेंज कर सकती हूँ। तो इसको तो यार राइट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट the always blocks drives rec। तो इसका मैंने बताया था कि ऑलवेज ब्लॉक में क्यों हम रेग यूज़ करते हैं, क्योंकि ऑलवेज का मतलब ही यही है
कि मैं उसको बार बार यूज़ कर सकती हूँ, स्टेटमेंट्स को चेंज कर सकती हूँ, वैल्यूज़ को चेंज कर सकती हूँ। तो इसलिए मेरे को रेग की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि मेरे को पता हो कि मेरी प्रीवियस वैल्यू क्या आती है और मेरे को अब उसको अपडेट करना है, तो प्रीवियस वैल्यू से मैं उसको अपडेट कर सकती हूँ ईजीली। फिर रेग इन वेरिलॉग डज नॉट मीन हार्डवेयर रजिस्टर, जैसे मैंने पहले बताया था कि रेग वेरिलॉग में इसका मतलब, रेग का मतलब ये नहीं होता कि ये हार्डवेयर रजिस्टर है, हार्डवेयर रजिस्टर बनाएगा। इसका मतलब ये है कि बस ये एक वैल्यू को ही होल्ड होल्ड करेगा। इनसाइड एंड ऑलवेज ब्लॉक यू असाइन अ वैल्यू स्टेप बाय स्टेप, procedural assignment. That means the signal needs memory to remember its last value, hence it must be reg. In short, जो मैंने अभी बताया, तो in short इसका मतलब क्या है कि assign models combinational wiring, so it needs a wire type and always models behavior procedural sequential or conditional logic, so it needs a reg type to hold values. तो एक होता है कॉम्बिनेशनल वायरिंग और एक होता है प्रोसीजरल सीक्वेंशियल एंड कंडीशनल लॉजिक। इसका क्या मतलब होता है एग्जैक्टली ये बताते हो। व्हाट इज कॉम्बिनेशनल सीक्वेंशियल एंड प्रोसीजरल। कॉम्बिनेशनल लॉजिक का क्या मतलब होता है कि जो आउटपुट है वो डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंड कर रहा है, उसमें कोई मेमोरी यूज नहीं हो रही। मेरे को कोई मेमोरी नहीं चाहिए, जैसे कि मान लो कि मेरी असाइन स्टेटमेंट लिखी हुई है y इज इक्वल टू ए एंड बी। इसमें नॉर्मली मेरा ऑपरेटर यूज़ हुआ और मेरा रिजल्ट निकल आया, रिजल्ट इज बाय, मेरा रिजल्ट निकल आया। नॉर्मली मैंने एक ऑपरेंड यूज़ करके ऑपरेटर लगाया और मेरा रिजल्ट आ गया। इसमें मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है कि मेरे को कुछ स्टोर करना है, मेरे को रेग रिक्वायरमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट सिक्वेंशियल लॉजिक हम नेक्स्ट मूव करते हैं सिक्वेंशियल लॉजिक में। सिक्वेंशियल लॉजिक में क्या होएगा कि आउटपुट डिपेंड करता है प्रीवियस वैल्यू प्लस इनपुट, इनपुट पे। मैंने जैसे कि ये डी फ्लिप फ्लॉप का है एग्जाम्पल, कि मैंने कुछ कोड लिखा, मैंने सेट ऑफ स्टेटमेंट्स लिखे, मेरा 3 है मान लो, तो मेरे को अब इसको इंक्रीमेंटेशन फंक्शन है कि मेरे को हर बार जब भी मेरा, ऑलवेज में क्या होता है पहले मैं बताती हूँ। ऑलवेज में एक सेंसिटिविटी लिस्ट होती है, तो इस सेंसिटिविटी लिस्ट में अगर मैं कोई कंडीशन लिखूंगी, इसके अंदर मैं अगर कोई कंडीशन लिखती हूँ, तो अगर मैंने ये कंडीशन ट्रिगर हुई एट सम पॉइंट, तो मेरे अंदर जो इस जो ऑलवेज के अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। तो अब मैं इसको ये जो यहाँ पर था कॉम्बिनेशन में, यहाँ पर तो एक बार मैंने स्टेटमेंट रन किया और ये आउटपुट मिल गया। बट इसमें मैं ये मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं इसको बार बार आउटपुट निकाल सकती हूँ इसका, उसी स्टेटमेंट को अपडेट कर सकती हूँ, वैल्यूज़ को अपडेट कर सकती हूँ। तो इसलिए ऑलवेज में मैंने ये सेंसिटिविटी लिस्ट लगा दी, तो मैं जब भी ट्रिगर हो ही जा रहा है, मतलब एक बार हुआ दो बार हुआ, तो मेरी जो स्टेटमेंट पे अपडेशन हो ही जा रहा है। तो मेरे पहले मान लो कि 4 था, अब वो 5 हो गया, दोबारा आया। तो इसके लिए मेरे को अब रेग रिक्वायरमेंट होएगा कि मेरे को पहले पता तो कि पहले 4 था, तभी वो 5 होएगा अगली बार इंक्रीमेंटेशन में। तो इसलिए रेग यूज़ करते हैं हम ऑलवेज के अंदर। और नेक्स्ट होता है प्रोसीजरल लॉजिक। प्रोसीजरल लॉजिक क्या है कि ये प्रोसीजरल, जैसे कि ये जो ऑलवेज है मेरे प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हम इसके अंदर मैं कुछ भी लिखती हूँ तो वो हो गया प्रोसीजरल लॉजिक। मैं ऑलवेज है मेरी प्रोसीजरल स्टेटमेंट, और इसके अंदर मैं जो भी लिख रही हूँ वो होएगा मेरा लॉजिक। और इसमें हम कॉम्बिनेशनल सिक्वेंशियल दोनों लिख सकते हैं। प्रोसीजरल लॉजिक written inside an always block can describe both combinational and sequential logic। और इसका एग्जांपल है, ये कॉम्बिनेशनल लॉजिक वाला एग्जांपल है। मैंने लिखा ऑलवेज, इसका मतलब होएगा ऑल
ये है सेंसिटिविटी लिस्ट। ये मतलब और मतलब हमेशा ये ट्रिगर होएगा। एट ये है डिले, एट द रेट मीन्स डिले, y इज इक्वल टू ए एंड बी। ये नॉर्मल ए एंड बी का एंड गेट हो रहा है, हमारा आउटपुट निकल आएगा। तो इसके लिए हमें रेग रिक्वायरमेंट होगा।